नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ अपूर्व अनुभव समझने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक तेत्सुको कुरियानगी जी हैं। तेत्सुको कुरियानगी जी एक जापानी लेखक हैं और बच्चों ये एक जापानी कहानी है, यानी जापान के स्कूल की एक कहानी है कि जापान में किस तरह के स्कूल होते हैं, उस पर आधारित ये कहानी लिखी गई है और इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है और हिंदी में इसका अनुवाद याज्ञिक कुशवाहा जी ने किया है। बच्चों, यह कहानी एक संस्मरण है। संस्मरण गद्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत हम कोई लेख लिखते हैं। इसमें स्मृति के आधार पर, याद के आधार पर लिखित आलेख को हम संस्मरण कहते हैं। यह कहानी अपूर्व अनुभव, अनोखा अनुभव, अनुभव एक्सपीरियंस। इस पाठ में दो हम उम्र बच्चों के बारे में बताया गया है। एक का नाम तोतो चान है और दूसरे का नाम यासुकी चान है। बच्चों, तोतो चान एक लड़की का नाम है और यासुकी चान एक लड़का है। पाठ शुरू करते हैं। अपूर्व अनुभव, अनोखा अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन पश्चात तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। एक दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था, न यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमोई एक जगह का नाम जापान में। प्रत्येक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी भाग में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के नज़दीक था। कुहोन बुत्सु भी जगह का नाम है, स्थान का नाम है। बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाता था, पर ठीक ढंग से चढ़ने पर ज़मीन से लगभग 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा होती है बच्चों एक ऐसी शाखा जिससे 2 ब्रांचेस निकलती हैं, 2 टहनियाँ निकलती हैं, यानी पेड़ का वो हिस्सा जिससे 2 टहनियाँ निकलती हैं। द्विशाखा बोला जाता है उसे। बिल्कुल किसी झूले जैसी आरामदेह जगह थी, यानी उस पर बैठ करके झूला झूला जा सकता था, ऐसी थी वो द्विशाखा। तोतो चान प्रायः खाने की छुट्टी के समय यानी ब्रेक टाइम के समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती और वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आसमान को और नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। अगर किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले बड़ी शिष्टता से क्या करते थे, बड़ी शिष्टता से, बड़ी मैनर्स के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ पूछते थे, माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यानी जापान में तोमोए एक जगह का नाम जहां पर कोई बाग है और उस बाग में एक एक पेड़ सब बच्चों के नाम पर है, यानी सब बच्चों ने एक एक पेड़ को अपना घर बनाया है और उस पेड़ पर चढ़ने के लिए वो दूसरों को निमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि आइए आप मेरे पेड़ पर आइए, इसलिए वो उसे निजी संपत्ति भी मानते हैं। यासुकी चान को पोलियो था, अतः वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। इसलिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि यदि बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते वक्त तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, अतः उसने अपनी माँ से आंखों में नहीं झांका। अपनी नज़रें वह जूतों के तश्मों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसको सच बताए बगैर
तोत्तो चान से रहा नहीं गया। यानी दोनों ने, ना यासुकी चान ने और ना तोत्तो चान ने अपने माता पिता को कुछ बताया, क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था और जिस बच्चे को पोलियो है उसे पेड़ पर चढ़ाने का मतलब कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, इसलिए दोनों ने अपने माता पिता को नहीं बताया। क्योंकि तोत्तो चान झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने बोलते समय अपनी माँ की आंखों में भी नहीं देखा, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, और उनसे कहा कि मैं डेनेन चोफू जा रही हूँ यासुकी चान के घर पर। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास ही हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान की क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब कुछ सूना पड़ा था, क्योंकि स्कूल बंद थे। गर्मी की छुट्टियां थी। यासुकी चान उससे कुल 1 वर्ष ही बड़ा था, यानी तोत्तो चान से 1 वर्ष बड़ा था यासुकी चान। पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने में दोनों तरफ फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। आज वे दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं था। वह उत्तेजना से ठिठियाकर हंसने लगी। ठिठियाकर हंसना होता है बच्चों, खिलखिलाकर हंसना। तो यासुकी चान भी हंसने लगा। तो बच्चों, अब गर्मी की छुट्टियां थी। किसी को नहीं पता था कि यासुकी चान और तोत्तो चान क्या करने वाले हैं, ना इन्होंने अपने घर पर कुछ बताया था। तो दोनों इस कार्य के लिए बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं, अलग हटकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य के लिए एक अलग एक्साइटमेंट होता है। तो उन दोनों के मन में भी एक उत्तेजना थी इस कार्य को लेकर, पेड़ पर चढ़ने के कार्य को लेकर के। इसलिए इस उत्तेजना के कारण दोनों बहुत खुश थे। अब क्या हुआ? अब तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की तरफ भागी, जैसा कि उसने रात को तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी को घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया ताकि वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और फिर सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और तब उसने पुकारा, ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बगैर सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्का देने लगी। पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे ज्यादा सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और बड़ी हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराशा के साथ, यानी जब पीछे से धक्का देने से भी वह ऊपर नहीं चढ़ पाया तो वह निराश हो गया, उदास हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना सरल नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब वह क्या करे? यासुकी चान उसकी पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक अभिलाषा थी। हार्दिक मीन्स हृदय की, दिल की अभिलाषा में इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वो भी चढ़ना चाहता था पेड़ पर। वह उसके सामने गई। उसका लटका हुआ चेहरा इतना अधिक उदास था कि तोत्तो चान उसे हंसाने के लिए अपने गाल फुला फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ भागी और हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिरकार उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। यानी जो 2 पैर वाली सीढ़ी होती है उसे पकड़ना पड़ता है नीचे से, तब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ पाता है। लेकिन तिपाई सीढ़ी में ज़्यादा बैलेंस होता है, वो ज़्यादा संतुलित होती है, उसमें बिना पकड़े हुए, बिना किसी सहारे के आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो उसे तिपाई सीढ़ी मिल गई यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने के लिए। खैर, किसी तरह वह तिपाई सीढ़ी को खींचकर घसीटकर अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी और तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। ये भी खुशी की बात थी कि वो जो सीढ़ी थी द्विशाखा तक जा रही थी। और ये चित्र बच्चों आपकी किताब में बना हुआ है।
जो द्विशाखा है वो दिख रही है और उसमें तिपाई सीढ़ी लगाई है उसने। पहले 2 पैर वाली सीढ़ी लगाई थी, वो भी चित्र बना है, और फिर 3 पैर वाली सीढ़ी लगाई, वो भी चित्र है। देखो अब डरना मत, उसने एक बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, मतलब उससे समझा रही थी कि ये गिरेगी नहीं, तुम आराम से चढ़ो और अब शुरू करो चढ़ना। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उसने ये कहा, और यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तर-बतर तोत्तो-चान को देखा। यासुकी-चान को भी बहुत पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की तरफ देखा और दृढ़ निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल मालूम न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने में लगा। सूर्य का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा हुआ था मीन्स लगा हुआ था। उनका ध्यान कहाँ था? वो किसी तरह से यासुकी-चान ऊपर चढ़ जाए, और यासुकी-चान भी चाहता था कि मैं किसी तरह से ऊपर चढ़कर पेड़ की द्विशाखा तक पहुंच जाऊं। इसलिए जो सूरज की तेज़ गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, जो सूरज की तेज़ गर्मी थी उस पर भी उन बच्चों का ध्यान नहीं गया, और उनका ध्यान कहाँ था? सिर्फ यासुकी-चान को ऊपर चढ़ाने में। तोत्तो-चान नीचे से उसके एक एक पैर को सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर के सहारे वह पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी ताकत के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच ही गया। हुर्रे! हुर्रे बच्चों, इन्होंने इसलिए बोला कि जब हम किसी ऐसे काम में जो बहुत ही असंभव हो, उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? हुर्रे। ये अंग्रेज़ी का शब्द है। पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्तो-चान तो सीढ़ी से द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, लेकिन यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर संभव कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोत्तो-चान की तरफ ताकने लगा, देखने लगा। तोत्तो-चान की रुलाई छूटने को हुई। यानी तोत्तो-चान जो थी, उसने इतनी मेहनत करी थी यासुकी-चान को यहाँ तक पहुँचाने में, अब उसका भी जो आशा थी वो टूटने लगी, निराश होने लगी। पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम चीज़ें दिखाना चाहती थी यासुकी-चान उसे, पर वह रोई नहीं, चूँकि उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसे लगा कि मैं अगर हताश हो जाऊंगी, निराश हो जाऊंगी, तो यासुकी-चान भी निराश हो जाएगा। उसने यासुकी-चान को पोलियो से पिचकी हुई और अकड़ी हुई उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके स्वयं के हाथ से बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। काफी देर तक तो उसका हाथ थामे रही। तब वह बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस वक्त द्विशाखा पर खड़ी तोत्तो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की तरफ खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख पड़ता। उसे वे सच में जोखिम उठाते हुए ही दिखाई देते, लेकिन यासुकी-चान तो तोत्तो-चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी-चान के लिए बड़े से बड़ा खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी शक्ति से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप में से लगातार बचा रहा था। बच्चों, यहाँ पर ये लाइन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है कि बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में उन्हें छाया देकर बचा रहा था। कैसे? देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, प्रयास करते हैं, किसी चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं, तो उस प्रयास को करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, तो भी हम प्रयास यदि जारी रखते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। यानी किसी अच्छे काम को करने में हमेशा ईश्वर भी हमारी सहायता करता है। तो यही वहाँ पर भी हो रहा था। जो गर्मी की धूप थी, सूर्य का ताप था, उससे बचाने के लिए बादल का एक टुकड़ा आता था, छाया कर जाता था, फिर चला जाता था। काफ़ी परिश्रम के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तर-बतर अपने बालों को अपने चेहरों पर से हटाती तोत्तो-चान ने बड़े सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है।
यानी अंत तो गत्वा यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ और तोतो चान उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने में सफल हुई। यासुकी चान एक डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जैसा कि मैंने पाठ के शुरू में बताया था कि किसी के पेड़ पर चढ़ने से पहले वह बड़ी ही सभ्यता के साथ पूछते हैं कि क्या मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जो उसने पहले कभी ना देखी थी। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने बहुत खुश होते हुए कहा। वे काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया था कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान नई उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है जब टेलीविज़न जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। तो चान उस वक्त यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेना का मतलब क्या होगा। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में आखिर कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे लुभाने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी मौका था। बच्चों, पहला इसलिए कि उससे पहले किसी ने भी यासुकी चान को इस तरह से पेड़ पर आने का निमंत्रण नहीं दिया था। और आखिरी इसलिए था क्योंकि कोई भी इतना बड़ा जोखिम उठा नहीं सकता था कि जिस बच्चे को पोलियो है उसे किसी तरह से पेड़ की विशाखा तक पहुंचा दे। ऐसा जोखिम, ऐसा खतरा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं उठा सकता था जो तो चान ने उठाया था। किस लिए उठाया था? उसकी खुशी के लिए, उसे प्रसन्नता देने के लिए, उसके जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ लाने के लिए। अब जब दोनों पेड़ पर चढ़ गए, खूब बातें कर रहे थे, तो पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बहुत खुश थे। यानी प्रकृति भी बहुत खुश थी उसके इस कार्य पर, तो चांद के इस कार्य पर। प्रकृति जो थी, पेड़ गाना गा रहे थे, हवाएं तेज़ी से चल रही थी और बादल का टुकड़ा कभी आता था, छा कर जाता था और फिर चला जाता था। तो इस तरह से लेखक क्या बता रहा है कि प्रकृति भी उस समय उनके इस प्रयास की सफलता पर अपनी खुशी प्रकट कर रही थी। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला मौका क्यों था और अंतिम क्यों था। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ समाप्त हो रहा है आपका। मैं इसके बारे में कुछ और बता दूं आपको कि तो चान जो है विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है और यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों के आधार पर पुस्तक तो चान का यह अंश है अपूर्व अनुभव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह अपूर्व अनुभव तो चान एक पुस्तक है, उसका एक अंश, एक पार्ट यहाँ पर लिया गया है। इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है बच्चों कि हमें जीवन में किसी भी कार्य के लिए, जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, असंभव क्यों ना हो, लेकिन निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि यदि हम उस कार्य को में प्रयासरत रहेंगे तो हमें निश्चित ही सफलता मिलेगी और हमें कठिन से कठिन रास्ते पर भी उस कार्य के लिए हार नहीं माननी चाहिए।
और यदि ऐसा करते हैं तो प्रकृति और ईश्वर भी हमारी उस कार्य में सहायता करते हैं। दूसरी चीज़ ये है बच्चों, यहाँ पर पाठ ये भी संदेश दे रहा है कि हमें सदैव दूसरों को खुश करने का, दूसरों को ये जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करना चाहिए और मुख्यतः विशेष रूप से उन व्यक्तियों के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करना चाहिए जो शारीरिक रूप से लाचार हैं, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं किसी कार्य के लिए। यदि हम ऐसा करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में खुशियाँ लाकर वास्तव में हमें उन्हें खुश नहीं करते हैं, अपितु अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं। यह इस पाठ का संदेश है बच्चों और इस पाठ की ये शिक्षा है। उम्मीद है बच्चों पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले पाठ के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।